हो गया। हेलो एवरीवन, मैं हूं अविनाश। स्वागत है आप सभी का सादी पीएससी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज़, एक नया इनिशिएटिव है जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पिछले हफ्ते भर की जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है, चाहे वो यूपीएससी हो, सीजीपीएससी, स्टेट पीएससी, व्यापम, जो भी एग्ज़ाम है, रेलवे एसएससी, सभी में यहाँ से न्यूज़ से बेसिकली करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये जो हमारा जो लेक्चर है वो होगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और इसमें से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। तो पिछले एक सप्ताह की यानी 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक की जो न्यूज़ है, जो इम्पोर्टेंट जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली कंटेंट हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के पहले न्यूज़ से। 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में पहला न्यूज़ है कि 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आखिर किसे दिया गया है। टोटल 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 4 व्यक्ति हैं और एक है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है 2024 का। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है रेमन मैग्सेसे। ये बेसिकली है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति, है ना। 1953 से 1957 के दौरान इनका कार्यकाल था, और क्योंकि इनका बेसिकली इनकी जो प्रतिष्ठा है वो काफ़ी हाई थी, काफ़ी ज़्यादा थी, इस कारण इनके निधन के बाद 1957 में इनका निधन हुआ और 1957 से ही इस अवार्ड की बेसिकली स्थापना या शुरुआत की गई, 1957 से। ठीक है, रेमन मैग्सेसे की बात कर रहे हैं। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और अभी वर्तमान में टोटल 5 यानी कि 4 तो व्यक्ति हैं और एक है एक ऑर्गेनाइजेशन, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड का, जिसे ये अवार्ड दिया गया है। जो 4 व्यक्तियों को दिया गया है उसमें है कर्मा फुनसो जो भूटान से हैं, फिर है फरवीजा फरहान इंडोनेशिया से, गुयेन थी नगोक फुओंग वियतनाम से, और है हयाओ मियाजाकी जापान से। ठीक है, तो ये 4 व्यक्ति है और एक ऑर्गेनाइजेशन है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड का, जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड जो है ना, ये बेसिकली केवल एशिया के व्यक्तियों को ही दिया जाता है। ठीक है, अपने क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय कार्य करने के लिए। तो ये जो है ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है, और ये है बेसिकली हयाओ मियाजाकी जापान के। ये फिल्म निर्माता है और इनकी एक प्रमुख जो मूवी है वो है स्पिरिटेड अवे। ठीक है, स्पिरिटेड अवे जो काफ़ी फेमस फिल्म है, लगभग 20 से ज़्यादा फिल्म का निर्माण ये कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला न्यूज़ है 2024 का रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति। और भारत की अगर बात करें तो भारत में इस पुरस्कार को पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में ये पुरस्कार मिला। और लेटेस्ट कौन है, तो 2019 में अवार्ड मिला है रवीश कुमार को। ठीक है, जो प्रमुख पत्रकार हैं, तो रवीश कुमार को लेटेस्ट अवार्ड मिला है। इंडिया के केस से बात करें 2019 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, सेकेंड न्यूज़ है हमारा, वो है भारतीय वायुसेना से। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख की नियुक्ति की गई है, और नए उप प्रमुख बनाए गए हैं एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। ठीक है, ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं। इससे पहले वो थे मेघालय में, भारतीय वायुसेना के पूर्वी जो वायु कमान है, ठीक है, तो वहाँ पे ये पहले तैनात थे। और इन्होंने जिसकी जगह ली है वो है आशुतोष दीक्षित। वायुसेना के पहले जो उप प्रमुख थे वो थे आशुतोष दीक्षित, वर्तमान में है तेजिंदर सिंह। ठीक है, 13 जून 1987 को बेसिकली इनकी भारतीय वायुसेना में नियुक्ति हुई थी, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। जो नाम आपको याद रखना है, जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो है तेजिंदर सिंह, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। ठीक है, अगला हमारा न्यूज़ है IC-814 जो वेब सीरीज़ है, इसको लेकर विवाद हो रहा है। किसी ने देखा है इसे? ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई भी हाल ही में। कंधार हाईजैक हुआ था, हमारा जो एक विमान था इंडियन एयरलाइंस का, उसे हाईजैक किया गया था पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा, है ना। ये 1999 की बात है, 1999 की। कारगिल वॉर हुआ था ना, उसके बाद की बात है। ठीक है, तो इंडियन एयरलाइंस का एक विमान है, इस विमान का बेसिकली नेम है IC-814। ये विमान बेसिकली गुवाहाटी
नेपाल की जो कैपिटल वहाँ से आ रही थी इंडिया, न्यू दिल्ली। तो उस दौरान इस विमान का हाईजैक किया गया और इसी हाईजैक पर एक वेब सीरीज बनी है IC-814, ठीक है। तो इसको लेकर अभी विवाद है। विवाद इसलिए है क्योंकि जो विमान का जो बेसिकली हाईजैक किया गया था, तो जो आतंकी थे प्लेन में, है ना, उनके नाम को परिवर्तित करके दिखाया गया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि जो आतंकी थे उनके कोड नेम के रूप में भोला, शंकर, बर्गर, डॉक्टर, चीफ, ये सब मतलब नेम का इस्तेमाल किया जा रहा था जो फ्लाइट में जो हाईजैकर्स थे उनके लिए, और इनके वास्तविक नाम नहीं बताए गए, ऐसा बेसिकली विवाद है। हालांकि जो कुछ यात्री जो थे उन्होंने कहा भी है कि इसी कोड नेम से बुलाया जा रहा था। लेकिन प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है ना, ये जो IC-814 वेब सीरीज है वो किस पर बेस्ड है, ये पूछा जा सकता है। तो कंधार हाईजैक जो हुआ था, जो हमारा विमान है उसको हाईजैक करके कंधार ले गया था, और कंधार आपको मिलेगा अफगानिस्तान में, ठीक है। तो ये इस पर बेस्ड है, ठीक है। 24 दिसंबर 1999 को पाकिस्तानी आतंकियों ने बेसिकली जब गुवाहाटी से विमान न्यू दिल्ली आ रहा था तभी से हाईजैक किया था, और बाद में 31 अगस्त को इसे छोड़ा गया। लगभग 160 से ज़्यादा यात्री थे, एक यात्री की मौत हो गई थी, मतलब उनको मार दिया गया था, ठीक है, बाकी सेफ थे। तो 31 अगस्त 1999 को फिर छोड़ा गया, लेकिन ऐसे फ्री में नहीं छोड़ा गया था। बेसिकली हाईजैकर्स ने 3 आतंकवादियों को, जिनमें मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और उमर शेख है, इनको रिहा करने की बेसिकली उनकी डिमांड थी। बेसिकली इससे पहले उनकी डिमांड और भी ज़्यादा थी, 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर, और आतंकी की बात करें यहाँ पे तो केवल 3 को छोड़ा गया। 37 से ज़्यादा आतंकियों की लिस्ट थी जो उन्होंने छोड़ने के लिए कहा था भारत सरकार से, बट अल्टीमेटली जो समझौता हो उसके अंतर्गत 3 आतंकियों को भारत ने छोड़ा और उसके बदले विमान वापस भारत आया, ठीक है। तो आपसे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है ये वेब सीरीज है किस पर बेस्ड है, तो कंधार हाईजैकर्स पर, ठीक है। अगला न्यूज़ है हमारा वो है ब्रुनेई से, और वो ये है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने ब्रुनेई की यात्रा की है ना। तो ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, 2 दिन के दौरे पर थे, ठीक है। और ब्रुनेई की अगर लोकेशन की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया, अगर आप देखेंगे बेसिकली साउथ चाइना सी, यहाँ पे है इंडोनेशिया है, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक बोर्नियो आइलैंड, है ना। ये बोर्नियो है आइलैंड, और इस आइलैंड में बेसिकली 3 कंट्री का क्लेम है। एक है मलेशिया, ये वाला जो पार्ट है वो, ठीक है। ये नीचे का जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये पूरा इंडोनेशिया का है ना। और ये जो आपको रेड कलर में मार्क है ना छोटा सा, यही है ब्रुनेई। तो यहाँ की यात्रा की है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने यहाँ की यात्रा की है, ठीक है। ब्रुनेई के साथ भारत की बात करें तो हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस आयात पर चर्चा हुई, है ना, क्योंकि ये बेसिकली अब देख रहे हैं कोस्टल क्षेत्र में है, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन नेचुरल गैस के भंडार है, तो भारत वहाँ से आयात करना चाहता है। तो इसके बारे में भी बेसिकली यहाँ पर समझौता हुआ है भारत और ब्रुनेई के बीच में। प्रश्न जो पूछा जा सकता है वो यही है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई की यात्रा की है पहली बार, है ना। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, और इससे पहले और किसी प्रधानमंत्री ने यहाँ की यात्रा नहीं की थी, ठीक है, प्रधानमंत्री के तौर पे। इसके बाद अगला न्यूज़ है हमारा वो है 23वें लॉ कमीशन का गठन किया गया है। इससे पहले 22 लॉ कमीशन का गठन किया जा चुका है। वर्तमान में 23वें लॉ कमीशन का गठन किया गया है भारत सरकार के द्वारा, और इसका जो कार्यकाल है वो है 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक, ठीक है। इस लॉ कमीशन की बात करें तो इसमें 1 अध्यक्ष होंगे, 4 सदस्य होंगे, और जनरली कौन अध्यक्ष और सदस्य होंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं वो इसके अध्यक्ष और सदस्य के तौर पे नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। लॉ कमीशन का गठन किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ये कार्यकारी निकाय है बेसिकली। कई बार पूछा जाता है कि लॉ कमीशन कैसा निकाय है, संवैधानिक है, वैधानिक है, कैसा है। संवैधानिक निकाय उसको बोलेंगे जिसका जिक्र संविधान में मिलेगा, है ना। वैधानिक निकाय जिसका मतलब गठन किया गया संसद के द्वारा कानून बनाकर, है ना। तो ये न तो संवैधानिक है न ही वैधानिक है, ये सरकार के आदेश के द्वारा, कार्यकारी आदेश के द्वारा इसका गठन किया गया लॉ कमीशन का, ठीक है। तो वर्तमान में 23वें लॉ कमीशन का गठन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। काम क्या होता है इसका, जो कानूनी मामले हैं उस पर बेसिकली भारत सरकार को सलाह देना, ठीक है। आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले 1834 में पहले लॉ कमीशन का गठन किया गया था। आज़ादी के पहले बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे बेसिकली वो थे लॉर्ड मैकाले, आप सुने भी होंगे इनके बारे में काफ़ी, ठीक है। लॉर्ड मैकाले, ये स्वतंत्रता के पहले की बात है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1955 में बनाया गया लॉ कमीशन, है ना।
और उसके बाद से 22 लॉ कमीशन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अभी वर्तमान में कौन से क्रम के लॉ कमीशन का गठन किया गया, तो 23वें क्रम का, ठीक है। और जब ऐसे करंट के क्वेश्चन आते हैं तो स्टैटिक में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1834 के बारे में या 1955 के बारे में, पहले लॉ कमीशन का गठन कब किया गया, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। अगला न्यूज़ है हमारा पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में भी जो रेप केस हुआ है उसके बारे में सबको पता होगा। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बेसिकली एक एंटी रेप बिल पास किया है। इसका नाम आपको याद रखना है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अपराजिता विधेयक जो है वो कौन से राज्य के द्वारा पास किया गया, ठीक है। इस विधेयक के द्वारा कुछ प्रावधान किए गए हैं, है ना, जिसमें से एक है अपराजिता टास्क फोर्स का गठन। तो हाल ही में किस राज्य के द्वारा अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया गया, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पश्चिम बंगाल के द्वारा, है ना। पश्चिम बंगाल द्वारा हाल ही में पारित एंटी रेप जो बिल है उसका नाम क्या है, तो ये भी याद रखना है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, है ना। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान की बात करें तो वो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, जनरल अवेयरनेस की दृष्टि से हम जान सकते हैं कि रेप केस अगर कुछ होता है यहाँ पे तो उसकी जांच जो है वो 36 दिन में पूरी करनी आवश्यक है। ये अभी बिल है, ये गया है राज्यपाल के पास साइन के लिए, तो अभी हुआ नहीं है, जब साइन होगा तब कानून बनेगा, ठीक है। तो बिल के कुछ प्रमुख प्रावधान है कि 36 दिन में रेप केस का होना चाहिए समाधान। फांसी की सजा देने का प्रावधान है अगर जो पीड़ित है उसकी मौत हो जाए या वो कोमा में चले जाए, तब की केस में जो व्यक्ति अपराधी है उनको फांसी की सजा का प्रावधान है। उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, ठीक है, रेप गैंग रेप के दोषियों को बिना पैरोल के, पैरोल मतलब बेसिकली जो कैदियों को अवकाश दिया जाता है उसकी बात है, तो अवकाश नहीं दिया जाएगा, बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा। और एक अपराजिता टास्क फोर्स बनाया जाएगा जिसका जो बेसिकली नेतृत्व है वो डीएसपी लेवल के अधिकारी करेंगे, ठीक है। तो जो प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में आपको याद रखना अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पश्चिम बंगाल के द्वारा इसका गठन बेसिकली बिल पास किया गया है और इसके तहत अपराजिता टास्क फोर्स, है ना, इसका गठन किया गया, ठीक है। अगला न्यूज़ है हमारा त्रिपुरा से। त्रिपुरा में हुआ है शांति समझौता। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कई सारे ऐसे संगठन हैं जिनके द्वारा बेसिकली आतंकी गतिविधि संचालित की जाती है। जैसे हमारे यहाँ नक्सल अटैक होते हैं ना, वैसे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है ना। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बेसिकली त्रिपुरा की बात करें तो एक है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, NLFT जिसे कहा जाता है ना, ये एक संगठन है। एक और संगठन है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। अब ये जो दो संगठन इसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा आतंकी गतिविधियां चलाई जा रही थी। इनका जो मोटिव है वो ये कहते हैं कि बेसिकली जो त्रिपुरा में जनजाति और आदिवासी लोग जो रहते हैं उनके लिए बेसिकली लंबे समय से उनके राइट्स के लिए, अधिकार के लिए मांग कर रहा है। और इस मांग के क्रम में ये भारत सरकार से हिंसा का भी प्रदर्शन कर रहे हैं एक प्रकार से। तो ये जो दोनों संगठन है, इसके अलावा त्रिपुरा सरकार है और भारत सरकार है, इन सभी के बीच एक समझौता हुआ, शांति समझौता हुआ, त्रिपुरा शांति समझौता, ठीक है। और इसका नेतृत्व किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि त्रिपुरा शांति समझौता का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, अमित शाह के द्वारा किया गया, ठीक है। भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा के दो संगठन ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इनके बीच समझौता हुआ है। लगभग 35 साल से संघर्ष चला रहा था, ठीक है। तो अब संघर्ष नहीं करने का बेसिकली समझौता हुआ है, कोई भी आतंकी गतिविधि नहीं की जाएगी और 35 साल का जो सशस्त्र संघर्ष है वो समाप्त करने का ऐलान हुआ है, ठीक है। और NLFT ATTF के जो 328 से अधिक जो कैडर है उन्होंने किया है आत्मसमर्पण। ये जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा त्रिपुरा शांति समझौता से, अमित शाह के द्वारा करवाया गया इसको संपन्न, और साथ ही में त्रिपुरा के लिए एक विशेष पैकेज, एक आर्थिक पैकेज भी दिया गया है 250 करोड़ रुपए का। तो हाल ही में किस राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किया गया है, इस प्रकार का प्रश्न है तो याद रखना त्रिपुरा 250 करोड़ का, ताकि वहाँ के लोगों का विकास सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। अगला हमारा न्यूज़ है वो है सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलिब्रिटी की बात हो रही है। भारतीय की बात नहीं कर रहे, सबको काउंट नहीं कर रहे, सिर्फ सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्च्यून इंडिया है, फॉर्च्यून इंडिया ने बेसिकली एक लिस्ट जारी की है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सबसे ज़्यादा टैक्स किस इंडियन सेलिब्रिटी ने चुकाया है। तो बेसिकली टॉप 15 की लिस्ट, हमको टॉप 15 याद नहीं रखना है। सबसे ज़्यादा जो टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलिब्रिटी है वो है शाहरुख खान,
ठीक है, तो नाम याद रखना है बस। ऐसे प्रश्न एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं काफ़ी, ठीक है। तो शाहरुख खान जो है सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलिब्रिटी हैं, ठीक है। 92 करोड़ रुपए का टैक्स उन्होंने चुकाया है 2023-24 वित्त वर्ष की बात करें तो। सेकंड नंबर का भी याद रख लेते हैं क्योंकि सेकंड से भी जनरली पूछ ले जाते हैं। तो साउथ के जो सुपरस्टार है ना, थलापति विजय, इन्होंने 80 करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया है ना। और अगर क्रिकेटर की बात करें तो क्रिकेटर में आएंगे विराट कोहली 66 करोड़। इस क्रम में देखेंगे तो 5वें नंबर पे आएंगे, और क्रिकेटर में या स्पोर्ट्समैन में ये पहले नंबर पे है, ठीक है। तो शाहरुख खान ने सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाया है, वो इंडियन सेलिब्रिटी है सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले, 92 करोड़। सेकेंड नंबर पे है थलापति विजय जिन्होंने 80 करोड़ रुपए टैक्स का भुगतान किया है। और अगर क्रिकेटर की बात करें, स्पोर्ट्समैन की बात करें तो विराट कोहली 66 करोड़, ठीक। अगला न्यूज़ है हमारा, भारत और सिंगापुर के मध्य समझौता हुआ है। बट समझौता क्या क्या हुआ ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मेन जो समझौते में 4 प्रमुख बेसिकली समझौते किए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेमीकंडक्टर का। तो हाल ही में भारत का किस देश के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए जो समझौता हुआ है, तो सिंगापुर याद रखना है, ठीक है। सिंगापुर की 2 दिन की यात्रा की गई भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा, और इस यात्रा के दौरान सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री है लॉरेंस वोंग, इनसे उन्होंने मुलाकात की। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री है, तो सिंगापुर के हैं, ठीक है। देख के लगेगा स्टैटिक क्वेश्चन है, बट करंट के न्यूज़ से पूछा जाएगा, ठीक है। और इस बेसिकली समझौते में सेमीकंडक्टर को लेके, डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेके, स्किल डेवलपमेंट को लेके और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है, हेल्थ के क्षेत्र में 4 प्रमुख समझौते किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर उद्योग को हमें तीव्र विकास करना है, इस कारण से भारत सरकार काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रही है। और सिंगापुर जो है वो काफ़ी डेवलप्ड है सेमीकंडक्टर के मामले में। और इंडिया अगर इस फील्ड में आगे होता है तो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसका उत्पादन वो स्वयं कर पाएगा। तो जो चाइना की जो डोमिनेंस जो चाइना कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे, उसको हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, वहाँ से इंपोर्ट कम होगा हमारा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर का जो प्रमुख समझौता है वो याद रखना सिंगापुर के साथ हुआ। और लॉरेंस वोंग जो है वो है सिंगापुर के प्रधानमंत्री, क्लियर। रविंद्र जडेजा बीजेपी में शामिल हुए। इनकी जो वाइफ है वो ऑलरेडी बीजेपी से विधायक है ना, रिवाबा जडेजा इनकी वाइफ का नाम है। वो गुजरात के जामनगर से विधायक हैं। और रविंद्र जडेजा भी हाल ही में बीजेपी की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की। अभी हम आगे देखेंगे कि बजरंग पूनिया है और विनेश फोगाट है, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, ठीक है। तो जनरली पूछा जा सकता है कि रविंद्र जडेजा किस पार्टी में शामिल हुए हाल ही में, तो आसान क्वेश्चन रहेगा, बीजेपी में शामिल हुए। उनकी वाइफ ऑलरेडी बीजेपी में विधायक है बीजेपी से, ठीक है। और कुछ समय पहले उन्होंने अभी T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट भी लिया था। T20 से रिटायर हुए हैं, वनडे और जो बेसिकली टेस्ट है वो खेलते रहेंगे, है ना। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने बेसिकली 2009 में T20 में डेब्यू किया था, लेकिन ये पूछा जाए इसकी संभावना ना के बराबर है। जो पूछा जाएगा वो है किस पार्टी में शामिल हुए हैं, ठीक है। या ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। एक नाम रविंद्र जडेजा का रहेगा, 2-3 आपको और दूसरे नाम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगला न्यूज़ है हमारा अरुणाचल प्रदेश से। और अरुणाचल प्रदेश के बेसिकली नए चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। नया चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? मनीष कुमार गुप्ता को, है ना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बेसिकली एक नोटिफिकेशन जारी किया, मनीष कुमार गुप्ता को बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश का नया चीफ सेक्रेटरी। 1991 बैच के सीनियर IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वो दिल्ली के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर रह चुके हैं। और मनीष कुमार गुप्ता ने बेसिकली धर्मेंद्र कुमार जो पहले अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे उनकी जगह ली है, ठीक। तो याद रखना है मनीष कुमार गुप्ता का नाम, ये बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी। विक्रम राठौर, इनको जानते हैं आप? ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बेसिकली बैटिंग कोच थे, ठीक है। और इनका कार्यकाल हो गया समाप्त T20 वर्ल्ड कप के साथ, जब राहुल द्रविड़ का भी कार्यकाल बेसिकली पूरा कोचिंग स्टाफ का जो कार्यकाल था T20 वर्ल्ड कप तक था वो समाप्त हो गया, ठीक है। तो विक्रम राठौर जो है वो अब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम से जुड़ गए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखना है। ये पूर्व भारत के बस बेसिकली बात करें तो भारतीय टीम के पूर्व बैटिंग कोच थे, है ना। T20 वर्ल्ड कप 2024 के साथ इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। बाकी इनके करियर के बारे में कुछ बातें बताई गई है, जनरल अवेयरनेस के लिए है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो है विक्रम राठौर किस क्रिकेट टीम के साथ शामिल हुए हैं, वो है न्यूजीलैंड, ठीक है। 1996-97 के बीच भारत के लिए 6 टेस्ट और 7 वनडे मैच ये खेल चुके हैं। इसके अलावा 6 टेस्ट मैचों में 131 रन, 7 वनडे मैचों में 193 रन इनके द्वारा बनाए गए हैं। बट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अवेयरनेस की दृष्टि से रीड कर सकते हैं।
अरुणा वासुदेव का निधन हो चुका है। अगला न्यूज़ हमारा अरुणा वासुदेव के बारे में है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एशियाई सिनेमा की माँ के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो एशियाई सिनेमा की माँ है ना, मदर ऑफ एशियन सिनेमा किसे कहा जाता है, तो अरुणा वासुदेव को, ठीक है। हाल ही में इनका निधन हो गया 28 साल की उम्र में। ये कौन थी? ये बेसिकली एक राइटर थी, एक फिल्म क्रिटिक थी, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी है। 2021 में सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड से भी ये सम्मानित हो चुकी है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, एशियाई सिनेमा की माँ के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक। इसके बाद है अगला न्यूज़ हमारा विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से संबंधित, ठीक है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जो है वो हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। पेरिस ओलंपिक जो भी हाल ही में हुआ था उनमें ये बेसिकली डिस्क्वालीफाई हो गई क्योंकि 50 केजी कैटेगरी में 100 बेसिकली जो ग्राम है इनका वेट जो है ज़्यादा था, ठीक है। तो इस कारण से अयोग्य हो गई। तो जब इंडिया आई वापस तो ये और साथ में बजरंग पूनिया दोनों ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। बजरंग पूनिया की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल ये भारत के लिए जीत चुके हैं। इसके अलावा पद्मश्री अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ठीक है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, ठीक है। तो बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ये दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इससे पहले देखे थे रविंद्र जडेजा जो बीजेपी में शामिल हुए। अगला न्यूज़ है राहुल द्रविड़ से संबंधित। अभी देखे विक्रम राठौड़ जुड़ गए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में। राहुल द्रविड़ का भी कार्यकाल समाप्त हुआ है। ये राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच बने हैं, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखना है, राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच बने हैं। इससे पहले 2012-13 में आईपीएल सीजन की बात करें तो ये राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान थे। और उसके बाद 2014-15 में टीम के राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर और मेंटोर थे, ठीक है। भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच थे और T20 वर्ल्ड कप 2024 के साथ इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। 2025 से ये ज्वाइन करेंगे जो आईपीएल सीजन चालू होगा राजस्थान रॉयल टीम को, ठीक है। अगला न्यूज़ है हमारा वो है अग्नि 4 मिसाइल की सफल टेस्टिंग से संबंधित। हाल ही में क्या हुआ है, अग्नि 4 जो मिसाइल है उसका सफल टेस्टिंग किया गया उड़ीसा के चांदीपुर से, ठीक है। उड़ीसा के चांदीपुर में एक आइलैंड मिलेगा। पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था, अब इसे कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, है ना। इस आइलैंड से बेसिकली टेस्टिंग की गई अग्नि 4 मिसाइल की, सफल टेस्टिंग है। अग्नि 4 मिसाइल का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, तो अगर पूछा जाए तो याद रखना 2 एजेंसी है बेसिकली, एक डीआरडीओ है और एक भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है ना। डीआरडीओ का जो हेड ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली में, जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बारे में याद रखना है हैदराबाद, ठीक है, क्लियर। इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी डीआरडीओ की। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 1970। ऐसे भी क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको देख के लगेगा ये तो स्टैटिक का क्वेश्चन आ गया, बट करंट के न्यूज़ से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हेडक्वार्टर है कहाँ पे, हैदराबाद में। 1970 में स्थापना हुई। डीआरडीओ, ठीक है, न्यू दिल्ली में है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये जो अग्नि 4 मिसाइल है इसका निर्माण किया गया है डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। सफल टेस्टिंग की गई है, कहाँ से की गई है ये पूछा जा सकता है। तो उड़ीसा के चांदीपुर और पर्टिकुलरली चांदीपुर में एक आइलैंड है जिसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। पहले इसे ना व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये जो मिसाइल है इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर इसकी रेंज है ना। और दूसरी बात ये 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। अभी जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये क्रूज मिसाइल, ये क्या होते हैं इसको हम लोग जानेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर न्यूज़ से जो फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा याद रखना है उड़ीसा, चांदीपुर और एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, यहाँ से टेस्टिंग की गई, ठीक है। किसके द्वारा अग्नि मिसाइल्स, अग्नि 1 2 3 4 5 जो भी है सबका निर्माण किया गया है डीआरडीओ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। और स्टैटिक में इनके बारे में जाएंगे तो 1958 न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर, 1970 हैदराबाद हेडक्वार्टर। और इसकी रेंज अगर पूछेगा अग्नि 4 मिसाइल की तो 4000 किलोमीटर इसकी रेंज है, ठीक है। अब बैलिस्टिक मिसाइल हम लोग देख रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब मिसाइल क्या होता है, मिसाइल बेसिकली अपने टारगेट को निशाना साधने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मिसाइल में होता है वॉरहेड, और वॉरहेड में रखे होते हैं कुछ विस्फोटक। जैसे ही वो अपने टारगेट तक पहुंचता है वो विस्फोट करता है, धमाका करता है बड़ा, ठीक है। अब मिसाइल जैसे यहाँ से लॉन्च हो रहा है, एक लॉन्च साइट रहेगा और एक रहेगा टारगेट। तो मिसाइल जैसे लॉन्च हो रहा है और अपने टारगेट तक वो किस पाथ को कवर करते हुए पहुंच रहा है, इस बेसिस पर मिसाइल को 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। मतलब जैसे हम मिसाइल को लॉन्च किए
उसके बाद वो अपने टारगेट तक कैसे पहुंच रहा है, कौन से रास्ते का अनुसरण करते हुए पहुंच रहा है, उस बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होता है क्रूज मिसाइल। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है ना, वो पहले लॉन्च जब होगा तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करते हुए बेसिकली लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचता है ना, और उसके बाद अपने टारगेट तक पहुंचता है। तो ये जो पाथ आप देख रहे हैं बेसिकली, ये पाथ जो है वो है बैलिस्टिक मिसाइल का। ठीक है, लॉन्च होगा तो पहले अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको पार करके जाएगा लोअर अर्थ ऑर्बिट में, और उसके बाद वापस अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको यूज करते हुए अपने टारगेट तक पहुंचता है। ठीक है, ये है बैलिस्टिक मिसाइल। अभी हम लोग देखें अग्नि 4 मिसाइल की, ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये हम लोग देखें 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। बेसिकली 900 किलोमीटर, 1500, ज़्यादा ज़्यादा 2000 किलोमीटर तक भी बैलिस्टिक मिसाइल उड़ान भरते हैं। और जैसे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाएंगे, फिर ये वापस अपने टारगेट की ओर आते हैं, तो फिर अब ग्रेविटेशनल फोर्स का भी यूज़ करेंगे तो तेज़ी से नीचे आती है। बैलिस्टिक मिसाइल इस तरीके से अपने टारगेट तक पहुँचता है। इसकी खास बात ये है कि जब लंबे रेंज की बेसिकली टारगेट को निशाना साधना है तो बैलिस्टिक मिसाइल से ही वो किया जा सकता है ना। क्रूज मिसाइल लंबी दूरी तक मतलब अपने टारगेट तो भेदने में सक्षम नहीं है ना, इसकी रेंज जो है कम होती है। अब बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो कौन सी रेंज तक अब मार कर पा रहा है, इसके आधार पे इसको कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, SRBM कहते हैं, शॉर्ट रेंज। इसका जो रेंज होता है वो 1000 किलोमीटर से कम होता है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का। इससे ज़्यादा फिर 1000 से MRBM, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, 1000 से लेकर के 3000 किलोमीटर। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, जिसको IRBM कह सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसका रेंज होता है 3000 से लेकर लगभग 5000 किलोमीटर तक, 3000 से लेकर 5000। ठीक है, और ये जो अग्नि 4 हम लोग देखे, ये है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को ही लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। ठीक है, ये अलग नहीं है। 5000 किलोमीटर मैक्सिमम, और इसके बाद 5000 किलोमीटर से ज़्यादा, कहीं कहीं पे आपको 5500 किलोमीटर तक भी मिल सकता है। ठीक है, 3000 से 5500, बट मोस्ट केसेस में 3000 से 5000 तक मिलता है। 5000 किलोमीटर या कहीं पर अगर 5500 किलोमीटर है, अगर उससे ज़्यादा है तो उसे कहा जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। उससे ज़्यादा कुछ भी अगर रेंज है तो। ठीक है, ये जो अग्नि 4 है ना हमारा, ये कौन से टाइप का है, तो ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर अग्नि 5 के बारे में पूछे, क्योंकि अग्नि 5 भी हमारे पास, अग्नि 5 जो है हमारा वो है इंटर कॉन्टिनेंटल, है ना, उसका रेंज जो है लगभग 6000 से 7000 किलोमीटर है अग्नि 5 का। और अभी जो टेस्टिंग हुआ है वो है अग्नि 4 का। ठीक है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से पहले बाहर जाएगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट पहुंचेगा, फिर नीचे आएगा, अपने टारगेट को निशाना साधेगा। ठीक है, दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या करता है ना, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहता है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को बाहर नहीं जाता। ये जैसे आप पाथ देखेंगे, ठीक है, ये जैसे मिसाइल निकला, ठीक है, तो ये इस प्रकार से बेसिकली ट्रैवल करते हुए अपने टारगेट तक पहुंचता है। ये है क्रूज मिसाइल। जैसे आप हॉलीवुड के फिल्म वगैरह देखोगे, एक बार मिसाइल में टारगेट सेट कर दिए, फिर टारगेट जैसे अपने स्थान से हटता है तो मिसाइल भी अपना चेंज करता है, तो वो क्रूज मिसाइल का एग्जांपल है ना। ये जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में बाहर नहीं जाता, तो इस कारण जो रडार जो है, सैटेलाइट जो है, वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि डिटेक्ट नहीं होता आसानी से क्रूज मिसाइल, है ना, लेकिन इनका जो रेंज है वो ज़्यादा नहीं रहता। ये शॉर्ट मतलब 1000, 1500, 2000 इतना ही हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, क्रूज मिसाइल की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट बेसिकली जो सैटेलाइट है वो डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिकली सैटेलाइट के कैप्चर में आ जाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं काफ़ी, है ना। लेकिन इनका जो खास बात है वो ये है कि लॉन्ग रेंज का अगर कोई है टारगेट, तो उसको इसके द्वारा ही विध्वंस किया जा सकता है, विस्फोट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। क्लियर। अग्नि 4 की बात करें तो ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ना, और अग्नि 5 जो है हमारा वो है अग्नि 5 जो बेसिकली इंटरकॉन्टिनेंटल है। अगर क्रूज मिसाइल का एग्जांपल आप जानोगे ना, तो क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का नाम आप सुने होंगे, है ना, ये क्रूज मिसाइल है इंडिया का, इंडिया और रशिया के द्वारा जो डेवलप किया गया है। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला न्यूज़, वो है
थाईलैंड की सबसे कम उम्र की पीएम, ये हमारा आई थिंक लास्ट न्यूज़ है आज का। तो थाईलैंड की बेसिकली, अब देख के लग रही कोई मॉडल है, एक्टर है करके, लेकिन ये थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है ना। 38 साल इनका एज है और इनका नाम है पेंटोगनाट सिनावात्रा। ठीक है, ये कौन है, ये ऐसा पूछा जा सकता है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री है, नई प्रधानमंत्री है, सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री पहली बात, और थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री है ना। थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थी वो भी इनकी रिलेटिव थी, जो महिला प्रधानमंत्री थी उनकी चाची थी एक्चुअल में, यिंगलक शिनावात्रा। ठीक, तो ये वर्तमान में थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री है, 38 साल एज है, सबसे कम उम्र की है। और फेयू थाई पार्टी, जैसे हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी है जिनका रूल है बेसिकली, तो यहाँ पे है फेयू थाई पार्टी जिसकी ये बेसिकली नेता है ना। तो ये था हमारा पिछले एक हफ्ते का करंट अफेयर, है ना। 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे उसको हमने डिस्कस किया। और दूसरी बात, यहाँ पे अभी पैरालंपिक्स गेम भी चल रहा है, उसको मैंने इसमें कवर नहीं किया है क्योंकि उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें उस गेम के रिगार्डिंग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आज का हमारा लेक्चर था यहीं तक। थैंक यू।